सबसे पहले आई एम शुभ्रा चैटर्जी। मैं एक रिसर्चर, फूड रिसर्चर हूँ, राइटर हूँ और डायरेक्टर हूँ। मैं बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ डायरेक्ट करती हूँ, लिखती हूँ, बनाती हूँ, जिनमें से अगर आप टीवी देखते हैं, आपने कुछ शोज़ देखे होंगे शायद। इनमें से जैसे कि लॉस्ट रेसिपीज़ तो है ही, ये एक मेरा सबसे फेवरेट प्रेयर शो है, जो एपिक चैनल पर आता है। बट उसके अलावा फूड शोज़ जैसे कि चख ले इंडिया, कच्चा रास्ता, जो एनडीटीवी गुड टाइम्स पे आता था, अब भी आता है, 10 साल हो गए लेकिन अब भी उसके रिपीट्स आते हैं। इंडिया ऑन अ प्लेट, जो कि फेसबुक पर आप देख सकते हैं, और हिस्ट्री पे जैसे कि एकांत करके एक शो है एपिक चैनल पर जो आता है। तो ऐसे कई टेलीविज़न शोज़ जो कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फूड और ट्रैवल पे बने हैं, वो मैं बनाती हूँ। I am lucky that I get to travel around this beautiful country of ours and showcase its beauty and its culture and its people in the best way possible. So, the thing is, आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे अबाउट लॉस्ट रेसिपीज़। नाउ द थिंग इज़, इसमें साइड में आप लोग जो कमेंट्स वगैरह लिख रहे हैं, उसका उन सब का रिप्लाई आई थिंक आई विल टेक टुगेदर इन द एंड। आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू टॉकिंग एंड I'm basically, what am I going to do today? What are we talking about today? I'm going to take you through the process of how we find lost recipes. हम इन्हें क्यों ढूंढते हैं? What is the reason to find lost recipes? Where we find them? Who are the people we meet? What are the kind of recipes we look at? And actually, even what is a lost recipe? ये लॉस्ट रेसिपी है, मतलब चीज़ क्या है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड, हाउ डू यू डिफाइन अ लॉस्ट रेसिपी, राइट? सो सबसे पहले I would like to say that in this entire journey of mine, this journey of finding lost recipes, I have found a lot more than just recipes. This is not just the recipes ढूंढने का एक तरीका और एक it's not just a journey to find recipes. There's a lot more that we have found. We have found what people eat now, how people used to eat earlier, and I'm talking about people in India, of course, and why we still eat what we eat and how we eat it. So it's multiple things, and we come to this, ये सारी चीज़ें जब हम पता करते हैं, we find we look at various resources. बहुत सारे resources होते हैं, of course किताबें तो हैं ही, बट किताबों में बस इतना लिखा हुआ है। जब मैंने ये काम शुरू किया था लॉस्ट रेसिपीज़ ढूंढने का, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि देखो, इंडिया में ना हम लोग हिस्ट्री डॉक्यूमेंट नहीं करते, हमारी हिस्ट्री ज़्यादा ओरल हिस्ट्री होती है, इट्स नॉट वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, एंड स्पेशली फूड हिस्ट्री. Now, this is true to a certain extent, but it's not entirely true. There are books which chronicle the history of India. They may not. Of course, there are very few books in which you find recipe after recipe की ये देखिए, ये 11वीं सदी की ये किताब है और इसमें ये रेसिपीज दर्ज है। वैसी किताबें बहुत कम हैं, वो भी हैं, फिर भी हैं, जैसे कि मानसुल हसन, जो कि 1100s में लिखी गई थी। कल्याणी चालुक्य किंग सोमेश्वरा III ने लिखी थी। वैसी भी किताबें हैं, आपके पास निमतनामा है, जो मांडू में लिखी गई थी इन द लेट 1400s। तो ये सारी किताबें हैं, ऑफ कोर्स, बट देयर आर आल्सो अदर बुक्स, सो फॉर एग्जांपल you have chronicles. So the Mughal emperors, each one had chronicled, had chroniclers in their courts, जो बैठ के लिखते थे कि प्रजा में क्या हो रहा है, within the fort क्या हो रहा है, what is happening inside, what is happening outside. They used to write all that. जैसे like for example in the Ain-e Akbari, which was written by Abul Fazl साहब, उसमें आपको मिलेगा कि बादशाह अकबर के किचन्स में खाना कैसे पकता है, क्यों उसमें सर्टन जो चीज़ें करते हैं, क्या इस्तेमाल होता है, थोड़ी बहुत रेसिपीज़ भी होती है, बट साथ साथ आपको प्रजा के वाइल रेसिपीज़ नहीं है, देयर इज़ नो रेसिपी ऑफ व्हाट द सब्जेक्ट्स यूज्ड टू ईट, बट जहाँ जहाँ वो रूल करते थे, जैसे कि गुजरात या उड़ीसा, वहाँ पे क्या ग्रो होता है, जैसे कि उसमें लिखा है कि गुजरात में बाजरा
बहुत ग्रो होता है। उड़ीसा में बहुत चावल होता है, और वो चावल जो जो उड़ीसा में होता है वो एक दिन बनाते हैं और दूसरे उसको पानी में रखते हैं और दूसरे दिन खाते हैं। और ये उड़ीसा में आज भी हो रहा है, यू नो, इट्स स्टिल हैपनिंग। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ रेसिपी, अ डिश कॉल्ड द पाखाल, right? Pakhala, pakhala. Or it's spelled pakhala, but it's pronounced pakhal. So that is still eaten in Orissa, and 500 years ago it's been written about. 450 years ago it's been documented. So there is documentation. There is a lot of documentation. It's just that it's not in one place. आपको जगह जगह जाके ढूंढना पड़ेगा, ये आपको रेडी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता। सो ये तो हम वी टॉकिंग अबाउट बुक्स, दैट इज वन सोर्स दैट वी यूज टू फाइंड recipes from the past, to find lost recipes. Other sources are, of course, oral history. For example, you have ललाबाइज, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, वो फेमस वाली है ना, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी या मुन्ना जो भी है उन्होंने किया तमाशा। अब देखिए, हमें इससे पता चलता है कि दूध में बताशा डाल के खाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो आप पहली पोएम देखेंगे, सबसे पहली पोएम उन्होंने जो लाइफ में लिखी, वो कुछ 7 साल के थे आई थिंक, उसमें उन्होंने लिखा है आम शक्तो दूधे फेले, मतलब मैं आम पापड़ दूध में डालता हूँ, मोटे कॉडोरी धुरी, which is I add mashed bananas into this papad and milk mixture, and then I add sandesh into it and I mix all of it together, और फिर मैं वो खा जाता हूँ हापुश हापुश साउंड करके, और वो इतना टेस्टी होता है कि मैं पूरा चाट जाता हूँ, इतना इतना साफ कर देता हूँ कि जो पीपड़े, जो चींटी आती है थोड़ा बहुत दाना वाना ढूंढने, वो रोकर वापस चली जाती है। तो ये पोएम है, बट इसमें एक पूरी छोटी सी रेसिपी भी छुपी हुई है, दर्ज है। सो ओरल हिस्ट्री लाइक दैट, पोएट्री, स्टोरीज, मिथ्स, इतनी सारी मिथ्स हैं। आपको शबरी के एपिक्स में भी हैं, जैसे कि रामायण महाभारत में शबरी के बेर हैं, सुदामा के पोहे, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सोर्सेज दैट वी यूज टू स्टडी कि हम पहले क्या खाते थे, कैसे खाते थे, क्यों खाते थे। एक और चीज़ हम बहुत जिसका यूज़ करते हैं वो है आर्ट। आर्ट में स्कल्पचर्स भी होते हैं, आर्ट में मिनिएचर्स भी होते हैं। स्कल्पचर्स जैसे कि आप, एवरीवन नोज खजुराहो फॉर एग्जांपल, तो इफ़ यू गो टू खजुराहो, ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स ओवर देयर, बट उनके बीच में आपको दिखेगा कि एक खजूर का छोटा सा पेड़ बना हुआ है और एक आदमी है जो उसमें से टैप कर रहा है, मतलब अल्कोहल टैप कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब ये टेम्पल्स बने थे 10th century, I think in the 10th or 11th century, whenever they were made, कि उस समय पर वहाँ पे खजूर से डेट पाम अल्कोहल टैप किया जाता था और खाया जाता था। अब लोग ये भी कहते हैं कि खजुराहो का नाम खजूर के पेड़ से पड़ा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खजूर के पेड़ होते थे, बट वी डोंट नो वेदर दैट्स ट्रू और नॉट, सो देयर लॉट्स ऑफ क्लूज, बट उनके आसपास देयर लॉट्स ऑफ दीज ब्यूटिफुल urban myths, you can call them myths, which have developed over the years. बोल बोल के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं और उनमें बहुत मसाला भी डाला जाता है। तो मसाले से मुझे याद आया कि जैसे कि ये वो है ना, हम कहते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चखाई, तो उसमें चांदनी चौक और चटनी का जो कनेक्शन है वो भी एक बहुत मसालेदार कहानी है ऐसी। कहा जाता है कि जो चाट है, एंड अगेन दिस इज अ कहानी, दिस इज एन अर्बन मिथ, इट्स नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, we can't call it a historical fact, so it's also very important to understand what is a story, what is history, what is a legend, and be able to differentiate between all of these things. तो हाँ, तो चांदनी चौक और चाट का जो कनेक्शन है, कहा जाता है कि वहाँ पे जब शाहजहां ने लाल किला बनाया था, बिल्ड किया था, तो and everyone moved there, and there was the entire praja within the fort, outside within the fort the king and the noblemen would stay outside the fort, the common man used to stay. तो उस वक्त क्या हुआ कि
लोगों का पेट खराब होने लगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ऑफकोर्स द बादशाह जो थे उनका पेट खराब होने लगा। तो जो हकीम थे उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, देखा कि मतलब क्यों पेट क्यों खराब हो रहा है लोगों का। एंड द आंसर वाज दैट कि यमुना का जो पानी है इट्स हार्ड वाटर, राइट? इवन टुडे वी नो दैट द वाटर ऑफ द यमुना इज हार्ड वाटर। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? अभी मतलब पूरा अभी बिल्ड करके वहां पे बस गए हैं सब, सो दे कांट आई मीन ऑब्वियसली मूव एल्सवेयर। कितनी बार मूव करेंगे? तो व्हाट वाज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन दैट द हकीम्स केम अप विथ वाज ए डीप फ्राई। खाना डीप फ्राई करिए, उसको अच्छी तरह से पकाइए, जो पक्का खाना होता है उसको बिल्कुल डीप फ्राई करिए, बहुत सारे घी में, बहुत सारे तेल में। और दूसरा, उसमें मसाले ज़्यादा डालिए। ये कई मसाले होते हैं जो पेट के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। धनिया है, सौंफ है, ये सब जैसे सो आप चटनी में जो डलते हैं, सो लॉट्स ऑफ मसाला। सो इसी इसी वजह से दिस इज द रीजन व्हाई दे से that the food of Purani Delhi, of Shahjahanabad, is spicy, मसालेदार, चटपटा एंड डीप फ्राइड। मतलब वो यू सीन पराठे वाली गली आप गए हैं, आपने वो डीप फ्राइड समोसे खाए हैं, आप गरीबा की जलेबियाँ आपने खाई हैं, दही बल्ले खाए हैं आपने नटराज के, तो इस सबसे समझ आता है। ऑल्सो दही इज अनदर थिंग दैट इज गुड फॉर द स्टमक. So this is a whole urban legend, and why am I telling you all this? I'm just explaining to you that these are the multiple ways in which we study history. Oral history, what has been passed down from generation to generation, books, texts, also art, literature, music. There's so many songs which have mentions of food, and these are all different ways to understand कि हम क्या खाते थे, क्यों खाते थे, टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये लॉस्ट रेसिपी किसकी हो सकती है, ये इस कम्युनिटी की है कि इस कम्युनिटी की है। क्योंकि आप सोच सकते हैं अगर रेसिपी ही लॉस्ट है तो उसके आसपास की जो हिस्ट्री होगी तो वो तो मतलब ढूंढना काफ़ी मुश्किल। it's a little bit of a mushkil task, even if I say so myself. But one thing I always say is, your food, what you eat is your history. आप जो खाते हैं वो आपकी हिस्ट्री है। मतलब आप देखिए अपने प्लेट में आपने आज लंच में क्या खाया, ठीक है? कह लीजिए, मान लीजिए कि यू हैड अंडा करी फॉर लंच, ओके, एग करी। सो आपने एग करी खाया तो डेफिनेटली यू आर नॉट, आप जैन नहीं हो सकते, यू नॉट लाइक अ मारवाड़, बनिया कम्युनिटी से नहीं है मारवाड़। एंड आई एम टॉकिंग राइट नाउ, टॉकिंग अबाउट पीपल हु फॉलो दीज थिंग्स, नॉट दोज ऑफ अस हु गो आउट एंड बाहर मीट मटन खाते हैं लेकिन घर पे वेजिटेरियन होते हैं। और आज ट्यूसडे भी नहीं है तो एनीवे तो अगर आपने लंच में एग करी खाई है तो आप जैन नहीं है, आप you're not from the Marwari Banya community, because these communities do not eat eggs. You're not from the very large, vast vegetarian communities, population of India. So automatically पता चल जाता है आप उन communities में से नहीं है। ठीक है, तो आपके एग करी में करी पत्ता था कि नहीं, आप मतलब करी पत्ता पड़ा कि नहीं? Why am I asking you this? Because if there was curry patta in your egg curry, you would probably be from the states of the south of the Vindhyas, Maharashtra, maybe Goa, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala. अगर आपके अंडा करी में करी पत्ता है तो मोस्ट प्रॉब्ली यूर फ्रॉम दी स्टेट्स। अगर नहीं है देन आप नॉर्थ से हैं। तो बताइए अभी आपने अपना एग करी किस चीज के साथ खाया? नाउ इफ यू हैड इट विथ लाइक अ पराठा और अ रोटी, you could be from one of the Hindi speaking, the Punjab, UP, maybe from there. अगर आपने प्लेन राइस खाया तो पंजाबीज में प्लेन राइस ज़्यादातर खाया नहीं जा सकता unless it's like with a राजमा और छोले, ज़्यादातर जीरा राइस खाया जाता है। So one would think you're not from that part of the country. What I'm trying to say is that what you are eating is who you are. It's history on the plate. It's your history on the plate. तो मतलब कोशिश कीजिए, try it. Maybe when you're having dinner today, see what is there on your plate and try to see how you have arrived at eating this. मतलब आप ये क्यों खाते हैं, आपकी फैमिली ने ये क्यों खाना शुरू किया, कब से खा रहे हैं। इस तरह से आपको ना सिर्फ आप अपने खाने के बारे में पता चलता है बट अपनी हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। मतलब आज मैं किसी से बात कर रही थी दोपहर को,
इंस्टाग्राम लाइव पे, और वो बता रहे थे कि उनकी फैमिली में एक सब्जी नहीं खाई जाती, मान लीजिए मतलब लौकी नहीं खाई जाती, और उन्होंने काफी पूछ पाछ के ये पता किया कि उनके एक एंसेस्टर थे जो कि काशी गए थे, और काशी में उन्होंने मतलब ये लौकी का जो खाना है वो त्याग दिया था, मतलब ये प्रॉमिस कि आई विल नॉट ईट लौकी हेंस तब से उनकी फैमिली में लौकी नहीं खा जाती। तो ऐसा भी पर्सनल रीजन हो सकता है, देयर वेरी ऑफन देयर अ रीजन such as this also, but you just have to look for it and understand, like आप otherwise your whole life you'll continue and you'll be like, हाँ हमारे यहाँ पे तो लौकी नहीं खाते, हमारे यहाँ पे तो लौकी नहीं खाते। नहीं भैया, क्यों नहीं खाते लौकी? पूरा देश अगर लौकी खा रहा है तो आप क्यों नहीं खाते लौकी? ये पता करने की चीज है। मतलब इससे समझ में आता है कि आपके कोई एंसेस्टर थे जो काशी तक गए थे और वहां पे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं लौकी नहीं खाऊंगा, मुझे मेरे सारे सिंस माफ कर दिए जाए। So this is a very interesting personal narrative. Lost recipes are not just about communities; they're also very, very personal. And what I'm trying to get at with today's session is that I want, and I hope some of you get interested enough to start looking into your own family's food, into appreciating the food that you eat every day, and into questioning why you eat what you eat. मतलब it's no rocket science to find lost recipes. ये नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग जो ये काम करते हैं जैसे कि मैं, सिर्फ हम ही लॉस्ट रेसिपी ढूंढ सकते हैं। लॉस्ट रेसिपी सब ढूंढ सकते हैं। सबकी फैमिली में ऐसी रेसिपीज हैं जो एक वक्त पर बनती थी और आज नहीं बनती। ये रेसिपीज यू नो they are not just lost, there are lots of recipes like that which we are also losing. And I feel that if we don't start personally documenting these recipes, we will lose even more, because you see India is so vast. मतलब ऐसा it's not possible that a few people or one person documents the entire history, food history of this country. It has to be a collective effort, because just so much, हर 20-10 किलोमीटर में क्या हर घर में अलग अलग चीज़ें बनती हैं। आप जैसे अपना मतलब आप ठीक है, आलू की सब्जी, सूखे आलू बनाते हैं, आप जैसे बनाते हैं, आपके नेबर अलग तरीके से बनाते हैं, वो छोड़ दीजिए। आपकी सास अलग बनाती हैं, आपकी बहू अलग बनाएगी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो देयर इज सो मच variety, so much versatility in the food of this country, that I feel that it is our क्या बोलते हैं, it's our we it's something we must do. We must document our food so that it stays on for future generations, so that we don't have any more lost recipes, because we've already lost a lot. We've lost a lot of information. So anyway, coming back to it, before I tell you how we look for lost recipes, let's first understand कि एक lost recipe होती क्या है। जब हम अपना हमारा शो बनाते हैं तो what is it? Like एक lost recipe क्या है? Is a lost recipe a recipe you have never heard of before? तो शो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर मैंने इफ आई हैवंट हर्ड ऑफ अ रेसिपी, आई कांट कंसिडर इट एज अ लॉस्ट रेसिपी, बिकॉज somebody in Nagaland may be eating it every day, right? I mean, I can't go to Hampi and say कि अरे I have never heard of this, ये क्या है, अच्छा ये lost है। हम्पी के जो लोग हैं, जो local population है, उनमें से अगर at least 5 out of 10 people don't know about this recipe, or they've just heard about this recipe, or they've never eaten this recipe, only then can it be a lost recipe. It can't be a lost recipe if you or me haven't heard about a particular recipe. मतलब ऐसे तो बहुत सारी recipes हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, we don't know about this, right? So that is our way of identifying lost recipes. Secondly, any recipe that is on the internet is not regarded as a lost recipe when we do our shoots, because frankly, matlab Google Baba has all the answers, but it's what he doesn't know that is lost. So if Google Baba knows a recipe, it's not a lost recipe. If he doesn't know a recipe, then it's a lost recipe. Very simply that's a rule we follow. And another rule that we follow when we go looking for lost recipes and shooting them is that jo cookbooks hai, if a cookbook that is less than 50 years old has a particular recipe, it's not considered lost.
unless it's a cookbook, unless it's a book on food history and it is saying कि देखो ये recipe lost है. So those are the basic factors that we keep in mind when we are looking for lost recipes, when we are trying to identify कि अच्छा आपके सामने 5 recipes हैं, अभी पता करना है कि इनमें से कौन सी lost recipe है या और कौन सी lost recipe नहीं है. So ये तो एक this basic identification is very important. So okay, now the question is, what is a lost recipe? Let me give you some examples of lost recipes which we have found around the country, and hearing about them, maybe you will understand ki, what a lost recipe can be, what a lost recipe is, and what are the reasons for a recipe getting lost. So जैसे कि हम कच्छ गए थे, we had gone to Bhuj, and in the royal family of Bhuj, we cooked a recipe which the Maharani, the current Maharani, cooked for us, called Bhugo, Bhugo, Bhugo. Now Bhugo very simply is that you take कीमा, right? कीमा को आप ये मतलब गोट बकरी का कीमा है, उसको आप अच्छे से हल्दी के साथ, नमक के साथ, लाल मिर्च के साथ बहुत सारे घी में पका दें, अच्छे से पकाते हैं, और फिर उसमें जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी लिक्विड है, वो पूरे मिक्सचर को एक मलमल के कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ा जाता है. मतलब निचोड़ा लिटरली, इट्स नॉट ड्रेनिंग, इट्स नॉट लाइक हंग कर्ड, हैंग कर दिया कर्ड, इट्स नॉट लाइक दैट. यू पुट इट इनटू अ मलमल का कपड़ा, you let all the oil drip out and then you निचोड़ो अच्छे से, मतलब all your जितना भी उसमें पानी होगा, moisture basically, you get rid of all of it. Then you take it out and again उसको सुखाते हैं, अच्छे से सुखाते हैं, एक कढ़ाई लेके उसको अच्छे से सुखाते हैं, and in the end it's like a dehydrated powder, उसको सुखाते हैं, उसको सॉरी मैं भूल गई बोलना, पाउंड भी करते हैं ताकि वो थोड़ा फाइन पाउडर की तरह हो जाए, एंड दैट इज व्हाट इट इज इन द एंड, इट्स अ डिहाइड्रेटेड पाउडर. नाउ व्हेन आई ट्राइड टू फाइंड आउट कि ऐसी रेसिपी क्यों, what is the reason for a recipe like this, I was told that earlier when we used to travel or when we used to go for war, we used to take food with us which had to last many days. मतलब ऐसा खाना जो 1 या 2 दिन में ना खराब हो, जो दिन भर दिन, that it should stay fine, food that you can eat. So this is one of the recipes, because all the moisture had been drained out of it and it was a powder, उसको भर के ले जाते थे और उसके साथ रोटी खा लेते थे, right? So that was the need for it, that it was a travel recipe. It was a recipe which was taken when you were traveling long distances, on your बैलगाड़ीज and on your घोड़ास. When you were traveling long distances, you would take a recipe for you. Similarly, Parsi community, पारसी कम्युनिटी की भी एक बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी है जिसको कहते हैं भूजेलो भींग. ओके, भींग होता है, इट्स अ फिश. आप इसको, यू वुड नो हिल्सा इलिश, ये बंगालीज का बहुत कॉमन फिश है, बट दिस भींग और पल्ला इज ऑल्सो फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट. सो भींग इज द फिश, भुजेलो इज द टेक्निक. सो इसमें क्या होता है, आप वो पूरा होल हिल्सा लेते हैं, भींग लेते हैं, यू लेयर इट, यू मैरिनेट इट, पूरा उसको कवर कर देते हैं विद ग्रीन मसाला, जो धनिया और गार्लिक और मसाला होता है उससे अच्छे से मैरिनेट कर देते हैं, एंड देन यू कवर द फिश विद अ बनाना लीफ. अच्छे से उसको बनाना लीफ में रैप किया जाता है. देन दिस होल थिंग इज रैप्ड इन मसलिन, राइट, मलमल में उसको पूरा रैप किया जाता है. और अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, इस पूरे रैप्ड फिश को आप वेट क्ले से पूरा कवर करते हैं. सो बनाना लीफ इज वन लेयर, मलमल इज अनदर लेयर, एंड द थर्ड लेयर इज द वेट क्ले. नाउ दिस, एंड देन यू टेक दिस होल पैकेज एंड यू पुट इट इनटू द एम्बर्स. जो एम्बर्स होते हैं, राख होता है, उसमें आप डाल देते हैं कि वो धीरे धीरे पक जाए. अब इससे क्या होता है, मछली तो पक जाती है, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो क्ले है उसके अंदर ये मछली पूरी वैक्यूम पैक होके रह जाती है.
You know, it's beautifully vacuum packed inside, and till you open that, till you crack it open and you open that package, the machli package, it's going to stay fine. So you can travel for like 5 days, and on the fifth day say कि अच्छा ठीक है आज मछली खाते हैं, and then take it out and open it, and it will be perfectly fine inside. I mean, this is genius. This is beautiful, and these recipes have got lost because we don't need them anymore. आजकल हमारे पास फ्रिज है, आजकल हम फ्लाइट लेके जाते हैं, मतलब आज we are, of course we all stuck at home right now, but we take flights and we go anywhere. Earlier it would take you 40 days to go from, you know, Navsari. I have a friend whose family is from Navsari, and it took them 40 days to come from Navsari to Bombay by Belgavi. So you can imagine, like, itne distances travel karne hote. Of course, you take food with you, but you also carry some food which is already cooked along with you, because you never know कि कहाँ रुकेंगे, कैसे पकाएंगे, बारिश होगी कि नहीं, वेदर क्या होगा. So you have to be prepared for these long journeys. Imagine traveling आजकल की स्थिति में, you know, जब आप बाहर का खाना, आजकल COVID-19 हो रखा है सब जगह, people hesitate to eat outside food. Now what if you had to go from Delhi to Bombay by car or by train, and you were traveling over 2 days, just 2 days, मतलब 2 दिन लगेंगे अगर आप गाड़ी से या ट्रेन से जाएंगे. तो if this happens, then what do? What will you take along with you? You will take along with you food that will last, right? Bread ले जाएंगे, jam ले जाएंगे, ठीक है, खराब नहीं होता है. So it's the same thing. It's the same thing that they were doing all those years ago. Then again, you have recipes which, you know, like in Calcutta, we made this very interesting in a Bengali Christian family. जो शेफ थे उन्होंने ये रेसिपी हमारे लिए बनाई, हमको दिखाई कि जो क्या बोलते हैं, एक लेग ऑफ लैम्ब रोस्ट जो होता है, बट डन वेरी डिफरेंटली. सो जब ये लैम्ब अपना मैरिनेट कर रहे थे, उन्होंने इसको मस्टर्ड पेस्ट, शोरशे बाटा, जो अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन बंगाली कुकिंग, मस्टर्ड पेस्ट से पूरा कवर किया, और फिर मस्टर्ड ऑयल डाला. मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन अचारी काइंड ऑफ लेग ऑफ लैम्ब, ओके, ताकि यू अंडरस्टैंड. फिर इसको ढक के क्ले पॉट में ही बेरीड इट अंडरग्राउंड. ओके, हमने सिर्फ 3 दिन के लिए रखा, बट ही सेड दैट हिज ग्रैंडफादर यूज्ड टू कीप इट अंडरग्राउंड फॉर 2.5-2 वीक्स. मतलब 1.5-2 हफ्ते वो वहां पे अंडरग्राउंड बेरीड था, क्योंकि उनके पास फ्रिज नहीं होते थे, right? तब in the olden days we didn't have fridges, we didn't have anywhere we could store our food and preserve it. So underground used to be cool, right? It's still cool underground, so they would dig a hole and bury this in a pot underground, cover it up, and then on Christmas Day or on a special day they would take it out and roast it. So again, this is a technique which has got lost. And I mean, I have never really eaten a leg of lamb roasted in a Bengali way with, you know, mustard paste and सरसों का तेल. मतलब सोचिए क्या सुंदर ब्यूटीफुल रेसिपीज हैं हमारे पास. यहाँ और भी बहुत सारी रेसिपीज हैं, बट यू नो आई ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू चूज विच वंस टू टॉक अबाउट एंड विच वंस टू लीव, बिकॉज दे आर ऑल सो नाइस एंड दे आर ऑल सो इंटरेस्टिंग. तो हम बात करते हैं एक रेसिपी की विच इज़ फ्रॉम, मैं भोपाल से हूँ, तो ये रेसिपी भोपाल की रेसिपी है, वहाँ की रॉयल फैमिली की रेसिपी है, और इसका नाम है परिंदे में परिंदा. अब जो भोपाल है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे जंगल्स हैं. आज भी आप जाएंगे तो बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, देयर सो मेनी, यू नो, नेशनल पार्क्स, देयर लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट्स इन एमपी. द थिंग इज, वहाँ पे शिकार बहुत हुआ करता था, और जब शिकार के लिए जाते थे तो animals used to be hunted and brought back. Now at this time there was a recipe which was made with all the birds. You know, at that time the peacock were also eaten. So I was told that the original recipe में बाहर peacock होता था, और उसके अंदर एक करके बाकी के बर्ड्स डाले जाते थे. हमने जो परिंदे में परिंदा बनाया वो सिर्फ 3 बर्ड से बनाया. उसमें डक, बतख was the outermost bird. Then we had a chicken inside it, and then a छोटा सा, you know, a quail inside it. बटेर जो होता है, quail, उसके अंदर लास्ट छोटा सा बटेर डाला चिकन के अंदर.
और बटेर के अंदर, ताकि वो शेप मेंटेन हो, अच्छे से पके, एक अंडा डाला था, बॉइल्ड अंडा डाला था, जस्ट टू कीप इट देयर. एंड ऑल ऑफ दिस ऑफ कोर्स वाज मैरिनेटेड इन अ ब्यूटीफुल ड्राई फ्रूट, कैश्यू, बादाम एंड मसालास मिक्स करके अच्छे से पेस्ट में मैरिनेट करके इसको अच्छे से रोस्ट किया गया था. So ये एक रेसिपी है which talks about the richness of the royal families. You know what they could afford to have these massive hunts, and they had cooks who would clean each bird, marinate it. मतलब सोचिए 7 बर्ड्स के साथ ये रेसिपी बनाते थे, एक के अंदर एक. और ऐसा नहीं है कि एक बर्ड ज्यादा पकी हुई है, एक कम. They were all cooked, all the flesh was cooked to exactly the same softness. So it wasn't like ठीक है, बाहर वाली ज्यादा पक गई, अंदर वाली कम पकी, और बिल्कुल अंदर वाली एकदम कच्ची रह गई. They had their techniques, they knew what to do with it. एक और रॉयल फैमिली से जो रेसिपी है मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम है मोती पुलाव. एंड आई एम नॉट किडिंग, जब हम ये मोती पुलाव पका रहे थे, it took us 9 hours, 9 घंटे लगे थे हमें ये एक पुलाव बनाने में. Like it's incredible how intricate this recipe is. So उसमें क्या करते हैं कि एक जो बेबी होता है, लैम्ब, like a small tiny lamb, उसका जो इंटेस्टाइन होता है वो लेते हैं, या फिर चिकन का इंटेस्टाइन लेते हैं, अच्छे से साफ करते हैं, और उसमें एक मिक्सचर डालते हैं ऑफ एग वाइट्स into which वर्क has been beaten, सिल्वर वर्क, गोल्ड वर्क, अच्छे से बीट करके, ताकि वो इमल्शन जैसा हो जाता है, शाइनी इमल्शन सा हो जाता है, और इसको डाल देते हैं इंटेस्टाइन में, और छोटा छोटा बांध देते हैं, मतलब डालते हैं फिर बांधते हैं, डालते हैं फिर बांधते हैं. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ माला. जैसे कि आप माला पहनते हैं, इससे मैंने जो पहनी हुई है माला, उससे थोड़ा सा, ऑफ कोर्स इट वुड बी बिगर, बट मोती के साइज का आप बांध लेते हैं, और इस पूरे को आप फिर बॉइलिंग वाटर में डालते हैं. यू पुट इट इन बॉइलिंग वाटर, एंड वंस यू पुट इट इन बॉइलिंग वाटर, यू लेट इट कुक. नाउ यू हैव टू नो व्हेन टू टेक इट आउट. आप बहुत ज्यादा पका भी नहीं सकते, अंडा बहुत जल्दी पक भी जाता है. एग वाइट्स, यू नो हाउ क्विकली दे कुक. So you dunk it in and you take it out at exactly the right time, and then you have to cut it open. You cut it open and all the motis then just fall out. It's like it's the most beautiful sight. I can't describe it. काटते हैं, मोती निकलते हैं, फिर आप पुलाव बनाते हैं एक अच्छा सा, और वो मोतियों से आप पुलाव सजाते हैं, और आपका ये क्या कहते हैं, मोती पुलाव बन जाता है. तो ऐसी ब्यूटीफुल, अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपीज सब जगह मिलती हैं. बट व्हाट आई मस्ट टेल यू कि सिर्फ रेसिपीज नहीं खोती. यू डोंट लूज जस्ट रेसिपीज, यू ऑल्सो लूज टेक्निक्स ऑफ कुकिंग. जैसे कि राजस्थान में जो सांबर लेक है, आपको पता है कि या फिर कच्छ में, सो द सैंड ओवर देयर इज मिक्स्ड विद सॉल्ट, right? So what you find over there is that it conducts heat very well. So वहाँ के जो लोग हैं वो उस पे रोटियां बनाते हैं. एक रोटी है वहाँ की, बिन पानी की रोटी. देखिए कितना ब्यूटीफुल, लाइक वहाँ पे पानी कम है, तो वो बिन पानी की रोटी इसको कहलाते हैं, इसको बनाते हैं. इट्स लाइक अ फ्लैट रोटी शेप नान खताई. उसमें जो मैदा होता है उसको घी के साथ अच्छे से डो बनाते हैं, चीनी डालते हैं, एंड then you just flatten it, roll it out and flatten it on a plate and put that plate in a big कढ़ाई full of sand. full of this sand. और वो कढ़ाई को पूरा आप वुड फायर पे रखते हैं, तो वो धीरे धीरे सैंड गर्म होता है, और वो जो रोटी होती है आपकी बिन पानी की रोटी, वो बेक हो जाती है. Now this sand baking is a technique which is forgotten. वो रोटी अभी भी बनती है, बट लोग उसको अवन पे बनाते हैं या गैस पे बनाते हैं, ऐसे बेक करके नहीं बनाते. और बेक करने से और वुड फायर पे पकाने से जो टेस्ट आता है, वो स्लाइटली स्मोकी जो टेस्ट आता है, वो अलग ही होता है ना. तो आप कह सकते हैं कि वो टेस्ट चला गया, तो वो रेसिपी भी इन अ वे इज नेवर गोइंग टू बी द सेम अनलेस यू मेक इट द वे इट was made originally. Another example of this is, हम अंडा कड़ी की बात कर रहे थे, and this is one of my favorite examples to use. कि हम्पी में जब हम गए थे, तो we मेड वहाँ पे जाके पता चला कि ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल अंडा कड़ी बनती है.
और हमने कहा कि देखो इसमें क्या स्पेशल है, अंडा करी तो सब खाते हैं, मतलब लिटरली हर घर में बनती है अनलेस यू वेजिटेरियन। सो जो हम रॉयल फैमिली की जो मेट्रियार्क थी, उन्होंने बोला नहीं बेटा तुम सुनो हम इसे कैसे बनाते हैं। तो हमें तो बैठ गई अपना रिकॉर्डर ऑन करके कि हाँ जी बताइए आप कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा सबसे पहले तो हम अंडा लेते हैं, और ये मतलब 2 4 5 8 अंडे से नहीं बनते, ये 100 मतलब आज हम 100 अंडे से बनाते हैं, बट पहले तो एक वक्त में खाना 1000 लोग खाते थे, तो तुम सोचो कि 2000 अंडों से ये एक कड़ी बनती थी। तो मैंने कहा वाह ठीक है। वो हर अंडे को लेके दे यूज टू पोक अ लिटिल होल इनटू द टॉप ऑफ द एग, ओके, एंड देन टेक ऑल द अंडा आउट ऑफ इट। हाँ, तो उसका शेल तो रह गया वहां पे, पूरा का पूरा अंडा निकाल दिया। फिर एक मसाला बनता था, योर रेगुलर प्याज वाला मसाला, प्याज और चिलीज का मसाला जो बनता है वो बना के उस एग में, एग वाइट जो निकला है, वाइट एंड येलो जो निकला है, उसको अच्छे से मिक्स कर देते थे और फिर उसको वापस डालते थे। एंड उन्होंने कहा था कि पूरा मत भरना, पूरा भरोगे तो तब तुम अंडा अपना उबालोगे वो फट जाएगा। तो यू फिल इट ओनली टिल हाफ, और यू नो मैक्सिमम 3/4 यू हैव टू गिव द egg white space to the egg space to grow while it's cooking, expand. So they used to put, imagine putting it back into 2000 eggs. My God, I don't know how they did it. Of course, उनके पास cooks और servants की भी फौज होती थी उस वक्त in the kitchen, kitchen helpers, cooks बहुत सारे होते थे. So they would put back into each egg, then take a big pot of water, बड़ा सा मतलब, and many pots of water I'm guessing at that time, put hay into it and a little water, राइट, और अंडों को वो हे में ऐसे बिठा देते थे ताकि वो टूटे नहीं, इधर उधर यू नो गिर ना जाए। बिठा के इसको वुड फायर पे धीरे 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 स्टीम किया जाता था। एंड व्हेन यू वुड स्टीम दीज एग्स they would become like your regular अंडा करी वाले अंडे, but with the मसाला inside them। फिर इनको आप पील करके एक अंडा करी मसाला में डालेंगे तो मतलब इट्स अंडा करी लाइक यू नेवर हैड बिफोर। अंडे के अंदर भी टेस्ट है, बाहर भी टेस्ट है। you can just imagine the genius of this. Now if I have to make this at home today, मेरा पूरा दिन ये करने में निकल जाएगा, even with like 4 eggs, you know, जो मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी वो 4 अंडों में मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। So I think one of the reasons, you know, why recipes get lost is because we don't have that luxury of time anymore. हम लोग दिन रात अभी किचन्स में नहीं स्पेंड करते हैं। we don't you know spend whole days cooking up meals for our family. We can't afford to do it anymore. So that is one of the primary reasons which recipes get lost. But recipes also get lost because of other reasons. So for example, one of the primary reasons for recipes getting lost is displacement of people, जैसे कि पार्टीशन के वक्त हुआ बोथ वेस्ट में और ईस्ट में। ईस्ट बंगाल से जब लोग आके हमारे वेस्ट बंगाल में सेटल हुए, वो जो खाना खाते थे ईस्ट बंगाल में, there were lots of vegetables, lots of greens which were not available, even some types of fish which were not available to them. तो ऑटोमेटिकली वो धीरे 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 उनकी डाइट में से, उनकी रेसिपीज में से वो चीज़ें खो गई। You know, similarly with families which came to crossed over to this, you know, to India from what is now Pakistan. A lot of families had lost pretty much everything they had. So whereas at one time they were making elaborate recipes, it came down to them making simple recipes, and a lot of times they would just speak about those days and those beautiful recipes जबकि हम ये करते थे और वो करते थे, but वो बनना कम हो गया। It's the same with the Sindhi community. The entire community has been displaced. There's so many recipes which have got lost in this displacement. Conflict जब होता है तो बहुत कुछ खो जाता है। Conflict में ऐसा भी होता है कि बहुत बार हमारी जो memories हैं about certain things, they are, you associate them with pain, you know। तो बहुत जैसे कि मतलब it's a small example. My mother's family, we moved from Lahore to शिमला in 1947। और मेरी मासी कहती थी कि जब हम ट्रेन पर आ रहे थे, रेफ्यूजी ट्रेन पर आ रहे थे, तो हमारे पास एक पीचेस, यू नो, टिन पीच का डब्बा था, एंड दैट्स द ओनली थिंग वी हैड। एंड व्हेन वी अराइव्ड एट अमृतसर, सबने सेलिब्रेट करके वो खाया, थोड़ा सा मुंह मीठा किया विद दोस टिन पीचेस। सो शी हैज ऑलवेज एसोसिएटेड दोज विद दैट मोमेंट। एंड
Even now when she eats a peach, she thinks about that, and she doesn't really, I don't think she enjoys eating a peach, to be very honest. You know what I'm saying? So you have these associations with food. So like again, so the point is that conflict is one of the reasons why recipes get lost. We lose ingredients. पहले हम बहुत पेपर यूज़ करते थे, बहुत पिपली यूज़ करते थे. आजकल पिपली कोई नहीं यूज़ कर रहा है. What is the reason for this? Is it that we've now got chilies and we are only using chilies in our ingredients? Why are we not using pipli? So one doesn't really know the answers to these, right? But this is one of the reasons why we have lost certain recipes, because we don't use certain ingredients. Because Pele, for example, you would make it with a certain ingredient. Now you've replaced it with a new ingredient. And I must tell you this, हमारा जो temple cooking है, what has kept the same recipes alive? So on the one hand, we have recipes which we have lost, we have how we eat today. And then when we compare it with what we have lost, what is it that we used to compare? So one of the things that happens is that we very often go back to temple cooking or food that is cooked during religious ceremonies. जैसे तमिलनाडु में जब श्राद्ध होता है, जो खाना पकता है, उसमें there are no new ingredients used. And by new ingredients, I mean ingredients which have come here with the Columbian exchange, with the Portuguese who came, in the late in 1498 and thereafter. So we have they got with them. उसके पहले मतलब इंडिया में ना तो कोई आलू था, we didn't have potatoes, we didn't have tomatoes, we didn't have chilies, basic ingredients that we use today. So, and when you go back and you look at temple food, for example, you go to the Jagannath Puri temple, the food that they cook even today is exactly what they used to make 800 years, at least 800, maybe 1,000 years ago. And you will see that there are so many ingredients which are not included in it, उसमें बड़ी इलायची होगी, छोटी इलायची नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे छोटी इलायची नहीं होती थी, बाद में आई, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चलती हैं हम जब कंपेयर करते हैं विथ प्रसादम्स इन टेम्पल विथ भोग. जैसे कि बहुत आप देखेंगे when you're cooking for a religious festival, very often you will find that tomatoes are not used. Tomatoes have been here for a while. We only started eating them about 200 years ago. लेकिन तब तक माना जाता था कि ये poisonous हैं, they are like blood. So people would not eat tomatoes. So when you're doing this comparison, this is what you compare with. You compare with food that is made traditionally on certain religious festivals, Shraddh especially. You compare it with temple food. Weddings and festivals are a great way in which we have preserved our traditions. आजकल तो of course हर wedding में संगीत होता है, डांसिंग होता है, बट आप अगर जो रिचुअल्स हैं उन पे फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें क्यों की जाती हैं, और इनका खाने के साथ एक बहुत सुंदर सा कनेक्ट होता है. जैसे कि वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज टू टेल इज़ दैट हम कुमाऊं में जब एक शूट कर रहे थे तो वहाँ पे हमें पता चला कि जो दुल्हन होती है वो उसकी जब शादी होती है तो चूड़ा पहनते हैं, चूड़ा और कलीरा पहनते हैं. तो जो दुल्हन के कलीरे होते हैं वो आज भी वो मखाने और नारियल के बनते हैं. और इसके पीछे का जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, वो ये है कि जब पहाड़ों में शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल जाती थी, सो द वे टू ट्रैवल यूज्ड टू बी डेंजरस. कभी लैंडस्लाइड हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, टाइम लगता था पहुंचने में. एंड आपको पता है कि पहाड़ी रास्ते कैसे होते हैं, दूर दूर तक जाना होता था. तो दुल्हन मतलब न्यूली मैरिड दुल्हन, व्हाट वुड शी डू अगर कहीं अटक गए? तो इफ शी वाज एवर हंग्री, शी वुड टेक दोज मखानास एंड दैट लिटिल बिट ऑफ नारियल एंड ईट दैट, बिकॉज शी वाज टू शाई टू आस्क फॉर फूड एट दैट टाइम. So these are the little customs which still preserve these beautiful tales of yore. And I think with that we are almost at 6:50, so my time is up. Of course I can keep talking for a very long time, but I must tell you this: if you are interested in it, please preserve
the recipes of your family, ask questions, try to record what you can now of what you're eating, and please, even if we can't revive, even if we can't find recipes which we have lost, I think it's very important to record what we do right now so that we don't lose any more recipes. And with that, I finish. So thank you very much for listening. I hope you enjoyed it, and I will see you around. Thank you.